नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ी बीमारियों के बारे में। ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, ख़ास तौर पर अगर आप NOCERT जैसे नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, हम एक-एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पिट्यूटरी का कमांड सेंटर है क्या, फिर ट्रोपिक हार्मोन्स से मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा या कम होने पर क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। और आखिर में जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो है सर्जरी के बाद नर्सिंग प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर के इस मास्टर कंट्रोल सिस्टम को जरा करीब से समझते हैं। मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड आखिर है कहाँ और ये करती क्या है? जरा सोचिए, हमारे दिमाग के ठीक नीचे एक हड्डी की बनी हुई छोटी सी गुफा है जिसे सेला टोर्सिका कहते हैं, और उसी के अंदर सुरक्षित बैठी है ये छोटी सी मास्टर ग्लैंड। इसका दूसरा नाम एडिनोहाइपोफाइसिस भी है। साइज में छोटी पर काम में बहुत बड़ी। अब इस ग्लैंड का जो आगे का हिस्सा है यानी एंटीरियर लोब, वो तो एक असली पावर हाउस है। यहाँ से निकलते हैं 6 बेहद जरूरी हार्मोन्स, और यही हार्मोन्स हमारे शरीर के न जाने कितने सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? यहाँ हर हार्मोन को बनाने के लिए एक खास तरह का सेल है, एक स्पेशलिस्ट सेल। जैसे देखिए, ग्रोथ हार्मोन को बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ सोमैटोट्रोफ सेल्स का है। मतलब काम का बंटवारा एकदम परफेक्ट है। अच्छा, अब इन हार्मोन्स में से कुछ तो और भी ज्यादा खास हैं। ये खुद एक्शन नहीं लेते, बल्कि ये दूसरी ग्लैंड्स के बॉस हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। और हाँ, एग्जामिनर्स का ये फेवरेट टॉपिक है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। इन्हें आप एक तरह से मैनेजर हार्मोन समझ सकते हैं। ये बस ऑर्डर देते हैं, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स जैसी दूसरी ग्लैंड्स को ये बताते हैं कि भाई अब तुम्हारा काम करने का टाइम आ गया है, ये हार्मोन रिलीज करो। चलिए, इसी बात पर एक सवाल देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा आपको एग्जाम में मिल सकता है। सवाल है कि एंटीरियर पिट्यूटरी का वो कौन सा हार्मोन है जो फीमेल्स में ओव्यूलेशन को स्टिम्युलेट करता है। और इसका सही जवाब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH। याद रखिए, LH ओव्यूलेशन करवाता है, जबकि FSH जो है वो फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, पर सोचिए अगर ये मास्टर ग्लैंड ही गड़बड़ करने लगे तो? चलिए एक ऐसी ही कंडीशन को समझते हैं जहां ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनने लगता है। इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगाली। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक्रोमेगाली अडल्ट्स यानी वयस्कों में होती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक इंटरैक्टिव सेशन में करीब 96% लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना कि एक्रोमेगाली ग्रोथ हार्मोन के ओवर प्रोडक्शन की वजह से होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बेसिक और ज़रूरी फैक्ट है। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए, दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। जाइगेंटिज्म होता है बच्चों में जब उनकी हड्डियों की ग्रोथ प्लेट्स खुली होती हैं। नतीजा, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं एक्रोमेगाली अडल्ट्स में होता है जब ग्रोथ प्लेट्स बंद हो चुकी होती हैं। तो इसमें हाइट नहीं बढ़ती, बल्कि हाथ, पैर और जबड़े जैसे शरीर के हिस्से चौड़े और बड़े होने लगते हैं। और यहीं से एक और बहुत कॉमन क्लिनिकल प्रॉब्लम निकल कर आती है, जिस पर केस स्टडी वाले सवाल बनते हैं। सवाल ये है कि एक्रोमेगाली के मरीजों के हाथों में अक्सर सुन्नपन या झुनझुनी क्यों महसूस होती है? जवाब बहुत सीधा है, ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। ग्रोथ हार्मोन की वजह से कलाई के सॉफ्ट टिश्यू यानी नर्म ऊतक इतने बढ़ जाते हैं कि वो मीडियन नर्व को दबाने लगते हैं, और इसी दबाव की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। और ये कनेक्शन इतना सीधा और ज़रूरी है कि एक सेशन में 100% पार्टिसिपेंट्स ने इसका सही जवाब दिया। तो ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ये एक हाई यील्ड फैक्ट है। तो हमने हार्मोन के ज़्यादा होने की बात तो कर ली, अब इसका उल्टा देखते हैं। क्या होगा अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन कम निकलने लगे, मतलब हार्मोन की कमी हो जाए? इस कंडीशन को कहते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे तोड़कर समझिए। पैन का मतलब होता है सभी, हाइपो मतलब कमी, और पिट्यूटरिज्म पिट्यूटरी से जुड़ा है, तो सीधा सा मतलब हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले सभी हार्मोन्स की कमी। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर,
बात करेंगे एक खास सर्जरी की और उसके बाद एक नर्स की सबसे पहली नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। कई बार जब ट्यूमर की वजह से हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है और दवाइयां काम नहीं करती, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सर्जरी से निकालना पड़ता है। इस सर्जरी को हाइपोफिसेक्टोमी कहते हैं और इसके बाद की देखभाल यानी पोस्ट ऑपरेटिव केयर बेहद जरूरी होती है। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आपके पेशेंट की हाइपोफिसेक्टमी हुई है और आप देखते हैं कि उसकी नाक से लगातार पानी जैसा बिल्कुल साफ डिस्चार्ज हो रहा है। तो एक नर्स के तौर पर आपको तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे पहला एक्शन क्या होगा? और इसका जवाब जुड़ा है एक बहुत ही जरूरी फैक्ट से। नाक से निकलने वाले सादे पानी जैसे डिस्चार्ज में अगर ग्लूकोज मौजूद है, तो ये इस बात का पक्का साइन है कि वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ है जो लीक हो रहा है। और सीएसएफ लीक एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है। तो चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं उन की पॉइंट्स को जो नॉर्सेट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। एक्रोमेगली और जाइगेंटिज्म में फर्क एपिफिशियल प्लेट के बंद होने या न होने पर निर्भर करता है। एक्रोमेगली में मीडियन नर्व दबने से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब है सभी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की कमी। और हाइपोफेक्सेक्टोमी के बाद अगर नाक से साफ पानी आए तो पहली प्रायोरिटी है सीएसएफ लीक रूल आउट करने के लिए ग्लूकोज की जांच करना। तो आज हमने सारे जरूरी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर जरूर सोचिएगा। अगर पिट्यूटरी यानी मास्टर ग्लैंड ही काम करना बंद कर दे, तो पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म के मरीज में एक नर्स को पूरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक कौन कौन से बड़े प्रभावों का अंदाजा लगाकर चलना चाहिए? इसका जवाब आपको इस टॉपिक की पूरी समझ देगा।